वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद में दो वकील ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा, इनके ख़िलाफ़ मतनाज़ा ट्वीट्स केस जिसको कहा जाता है इस्लामाबाद में, वो दर्ज हुआ है। उनकी कुछ ट्वीट्स पे एतराज़ है, पीका के नीचे ये उनके ख़िलाफ़ FIR काटी गई। अब चंद दिनों पहले बहुत एक दिलचस्प वाक़या हुआ। इनके पास अपना वकील नहीं था तो जज साहब ने एक स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर दिया। वो जब स्टेट काउंसिल पहुंचे अदालत में, शकील जट साहब, तो उन्होंने वहां आते साथ इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि उनको मुकदमे की तैयारी के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया गया था, जो फाइल्स वगैरह थी वो उनको वक्त पे नहीं मिली और उनकी जगह पे 15 सवालात उनको दिए गए और हिदायत दी गई कि इन सवालात को इस्तेमाल करें जिरा करने के लिए। मगर उन वकील साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि वो मुनसिफाना मुकदमे के हामी हैं और ऐसे सवालात नहीं पूछ सकते जो उन पर थोपे गए हैं। ये उनका ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं देता। ये जब वाक़या पेश आया तो जज साहब ने जो उनकी दरख्वास्त मंजूर की और समाअत 27 नवंबर यानी कि आज के दिन के लिए मुलतवी कर दी। आज भी जब केस शुरू हुआ तो एक नए वकील आ चुके थे जो स्टेट काउंसिल लग गए थे, अपॉइंट हुए थे ईमान और हादी साहब के लिए, जिस पे ईमान साहिबा ने ये सवाल पूछा कि ये कौन है, कब तैनात हुए, किसने इनको तैनात किया। पिछली दफ़े जो बात की गई उसके ऊपर जज साहब आपने कोई एक्शन लिया कि नहीं, और ये जब सारी वहाँ बहस हुई तो एक दफ़े फिर इस केस को मुलतवी कर दिया गया। अब इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिब्रान नासिर, समाजी कारकुन भी हैं, माहिर कानून भी हैं और वो इस केस को करीब से देख चुके हैं। वेलकम टू द शो जिब्रान साहब। जिब्रान साहब, पहले अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि ये जो एक अजीब सा वाक़या पेश आया, और देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ द केस, और केस में इल्ज़ामात क्या हैं। ये कितना अनोखा या आपके ख्याल में यूनिक वाक़या है कि स्टेट काउंसिल कह रहे हैं मुझे सवालात मिल गए हैं और मैं नहीं जानता कि कहाँ से आए। देखिए, कुछ भी इस केस में आपको अजीब नहीं लगेगा अगर हम इस बात का एहसास कर लें और इसको समझ लें कि रियासत या इदारे, इनकी तरफ से ये तय है। ईमान ने बड़ा कंजर्वेटिवली बोला कि 10 महीने की सज़ा मुझे सुनानी है। इन पे जो इल्ज़ाम लगे हैं, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस जिसमें 7 साल तक की सज़ा है, सेक्शन 9, साइबर टेररिज्म जिसमें 10 साल तक की सज़ा, 14 साल तक की सज़ा है, उसके अलावा हेट स्पीच जिसमें 7 साल तक की सज़ा है, और फेक न्यूज़ फैलाना जिसमें 3 साल तक की सज़ा है। तो इसमें इनको इससे ज़्यादा सज़ा भी हो सकती है। तय ये किया गया है कि इन दोनों वकीलों को, जो कि एक शादी के रिश्ते के अंदर भी वाबस्ता है दूसरे से, इनको आपने जेल भेजना है और इनका आपने एग्जाम्पल बनाना है, और उस फैसले के होने के बाद से 9 ईयर वॉकिंग बैकवर्ड्स। तो तय हम ये सफ़र कर रहे हैं कि कैसे हम उस मंजिल पे पहुंचे जहां एक सेशन अदालत लिख दे कि इतने माह या इतने साल हादी अली चट्टा और एडवोकेट ईमान मज़ारी को जो है वो जेल की सजा सुनानी है। तो जब आप वो हदफ लेके चल रहे हैं तो आप ये सारे काम करेंगे। आप ये सारे काम करेंगे कि आप ईमान को और हादी को उनकी मर्जी का वकील अपॉइंट करने नहीं देंगे। आप ये सारे काम करेंगे कि इस केस की सुनवाई, जो कि किसी स्पेशल एक्ट के तहत या कोई स्पेशल ट्राइब्यूनल या कोई स्पेशल प्रोसीजर जैसा ATA में होता है, इंसदाद दहशतगर्दी के केसेस जो है वो 7 दिन में तय होने चाहिए, नहीं होते। एंटी रेप में होता है 4 महीने में तय होने चाहिए, नहीं होते। चाइल्ड मैरिज में होता है 90 दिन में होने चाहिए, नहीं होते। मगर ये एक पैका का केस है जहां हर दूसरे दिन सुनवाई होती है, हर 2 दिन बाद केस लगाया जाता है, और अपनी मर्जी के बाद ये तीसरा या चौथा वकील है जो पेश किया जा रहा है डिफेंस की साइड से, रियासत की साइड से। तो ये तमाम तर चीजें हो रही हैं सिर्फ इसलिए चूंकि आपने बस किसी तरीके से इनको सजा देनी है, इसलिए आप एक दिन 19 नवंबर को इस केस के 5 गवाह हैं, 4 गवाह आप एक ही दिन चला देते हैं, बैक टू बैक, एक मैराथन की तरह, कि किसी तरीके से इस केस की कार्रवाई मुकम्मल की जाए। अब इसमें जो ये बात है कि जी जो वकला पहले आए थे उन्होंने कहा कि जी मुझे 15 क्वेश्चन दे दिए गए पूछने के लिए, डिक्टेट करने के लिए, और आज एक वकील आए हैं। ये 1970 में ढाका हाई कोर्ट, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, मंडल वर्सेस स्टेट में तय हो गया था कि जो हमारा CRPC 340 341 है, ये जब कहता है कि अक्यूज को राइट होगा उसकी मर्जी के काउंसिल का, तो वो काउंसिल डिफेंड करने के लिए है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है। और डिफेंड करने से मुराद है कि वो वकील आपको मुहैया होगा प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए,
उस वकील को टाइम दिया जाएगा केस को तैयार करने के लिए। अब जिस वकील के पास, शकील जट साहब के पास केस की फाइल ही नहीं आई, वो प्राइवेट कंसल्टेशन क्या करेगा? और वो वकील जो आज पेश हुए, एक और साहब जिनका ईमान को पता ही नहीं कि वो कब तैनात हुए, उनके साथ प्राइवेट कंसल्टेशन कब होगी? तो आपने तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और इस गंदे काम में, इस गलीज काम में, इस कंडेमेबल काम में, इस ऐसे काम में जिसमें आप दफन कर रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस और रूल ऑफ लॉ एंड सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट, आप ये काम अदलिया से ही करवा रहे हैं, जो कि अदलिया जिब्रान साहब माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ यहाँ, क्योंकि वक्त जरा कम है। ये बताइएगा कि आप ये मतलब कि हमारे सुनने वालों के लिए जो एक सिंपल ले पर्सन क्वेश्चन है कि क्यों आप लोगों को लग रहा है, जैसे ईमान साहिबा ने भी कहा और अब आप भी कह रहे हैं कि सज़ा तो होगी, सज़ा तो होगी, जेल जाएंगे, बेल भी तो मिल सकती है ट्रायल कोर्ट के फौरन बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से जज साहब ने ये केस कंडक्ट किया है और जितने कंट्रोवर्शियल वो खुद हो गए, उनको रिक्यूज कर लेना चाहिए था, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज नहीं किया। दूसरी बात, ये केस शुरू कैसे हुआ? किसी आम साइल ने, किसी आम शहरी ने देख के कि ईमान मज़ारी कोई गैर कानूनी काम कर रही है, कंप्लेंट नहीं की। एनसीसीआई के एफआईए के अपने अफसर ने 12 तारीख को कहा कि मैं बैठ के ऑनलाइन देख रहा था ईमान मज़ारी की ट्वीट, और इत्तेफाक की बात है कि 12 अगस्त जिस वक्त वो ये ट्वीट्स देख रहा था, उसने 12 अगस्त की कोई ट्वीट्स नहीं देखी। उसने 12 अगस्त को बैठ के 2021 की, 2022 की, 2023 की और 2024 की ट्वीट्स आके देखी और बोला जी ये वो मतन है जो मुल्क मुखालिफ है, उससे बात कर ली जाए। अब आप अगर वो ट्वीट्स पढ़ें तो वो इतनी मजाका खेज बात है। देखिए, ईमान और मुझ में एक बात मुश्तरका है, हम दोनों बलोच यकजहती कमेटी के जो रहनुमा हैं, उनके लीगल एडवाइजर्स हैं, उनके लीगल काउंसलर्स हैं, उनके लिए कुछ केसेस में अपेयर भी होते हैं। जब आप किसी के लिए वकील पेश होते हैं और आपका एक जनरल मुकदमा है, एक जनरल व्यू है कि इनके ऊपर जितनी भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, चाहे वो एमपीए हो, चाहे वो दहशतगर्दी के मुकदमे हो, चाहे वो ईसीएल में नाम आना हो, तो आप एक जनरल व्यू देते हैं। ये सारी बातें हमने अदालत में भी कही हैं बार बार और मीडिया में भी कही हैं। वही बातें ईमान ने जब ट्विटर में लिखी हैं महारक बलोच की गिरफ्तारी के हवाले से, बीआईसी पे होने वाले ऑपरेशन के हवाले से, तो उसको मुल्क मुखालिफ कैंपेन बना के, उसको साइबर टेररिज्म बना के, उसको हेट स्पीच बना के ये चार्ज फ्रेम किया गया है। उसने कहा कि जी आपने पीटीएम के रहनुमा मंजूर पश्तीन के भाई को क्यों अगवा कर लिया, वो क्यों इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, तो ये चीज ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस हो गई। अच्छा, दूसरी बात, आप मंजूर पश्तीन, अली वजीर और महारंग बलोच के हक में बात कर रही हैं और वो रियासत के लिए दहशतगर्द हैं। रियासत के लिए तो इमरान खान साहब भी दहशतगर्द हैं, उन पे भी दहशतगर्दी के मुकदमे चल रहे हैं, तो फिर तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस और साइबर टेररिज्म के अंदर रोज ट्विटर पे हिस्सा लेता है। तो हम सबके खिलाफ एफआईआर कटवा दे। देखिए, ये केस सिर्फ ईमान को सबक सिखाने की हद तक नहीं है। जो प्रेसिडेंट आप कायम कर रहे हैं आरफा, आपका एक ऑब्जेक्टिव नजरिया, आपका एक ऑब्जेक्टिव तज्जिया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, कल को ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस बन के या साइबर टेररिज्म बन के या हेट स्पीच बन के आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। तो आपको आपकी बेसिक लीगल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक ओपिनियंस के लिए पेनलाइज किया जा रहा है, एंड दीज टू आर बीइंग शोन के इनको हम इबरत का निशान बना के बाकी कौम को पैगाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान साहब, आपने हमारे लिए वक्त। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे ना।